सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लास में। जैसा कि आप सभी प्यारे साथियों को पता है, हमारी सभी एक दिवसीय एग्जाम्स के लिए कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री की चैप्टर वाइज क्लास चल रही है, जिसमें मैंने आपको बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट करा दिए। यदि आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी तो उनको अवश्य देख लें। उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप क्रम वाइज तरीके से सारी क्लासेजों को ले सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। नोट्स बनाने के लिए दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, उससे पीडीएफ डाउनलोड करना और अपने नोट्स बना लेना। ठीक है दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कर लें, क्योंकि ये वाली पीडीएफ और आने वाली सभी क्लासेजों की पीडीएफ आपको उसी ग्रुप पर मिलेगी, तो इसलिए आप टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कर लें। ठीक है दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री में एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, जिसमें हम पढ़ेंगे दोस्तों ब्रिटेन कालीन प्रशासनिक नीतियां। किसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों? ब्रिटिश कालीन प्रशासनिक नीतियों के बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना देर के हुआ आज की हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो प्यारे दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम किसके बारे में जानेंगे? हम जानेंगे जो हमारा चैप्टर आज से स्टार्ट होने वाला है मॉडर्न हिस्ट्री में, वो हमारा है चैप्टर नंबर 4, जिसमें हम जानेंगे ब्रिटिश कालीन जो प्रशासनिक नीतियां हैं उनके बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, प्रशासन में जैसे कि कानून आता है, जैसे कि सिविल सेवाएं आती है, तो इन सब के बारे में हम जानेंगे। ठीक है दोस्तों, ब्रिटिश कालीन प्रशासनिक नीतियों को दोस्तों हम 5 भागों में बांट के पढ़ेंगे। कितने भागों में? 5 भागों में बांट के पढ़ेंगे। किस किस में पढ़ेंगे दोस्तों? 5 भागों में। पहला होगा ब्रिटिश काल में लोक सिविल सेवाओं का विकास कैसे हुआ, इसके बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद हम जानेंगे ब्रिटिश कालीन में पुलिस प्रशासन कैसा था, उसके बारे में जानेंगे। फिर हम जानेंगे ब्रिटिश कालीन न्याय व्यवस्था कैसी थी, उसके बारे में जानेंगे। और फिर हम जानेंगे ब्रिटिश कालीन सैन्य व्यवस्था कैसी थी, तो इसके बारे में जानेंगे। और अंत में हम जानेंगे ब्रिटिश कालीन स्थानीय प्रशासन कैसा था। तो इन 5 भागों में बांट के हमने ब्रिटिश कालीन जो प्रशासन नीतियां उनके बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे दोस्तों ब्रिटिश काल में जो लोक सेवाओं का विकास कैसे कैसे हुआ उनके बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम ब्रिटिश कालीन पुलिस प्रशासन के बारे में जानेंगे और ऐसे करके हम ब्रिटिश कालीन प्रशासन नीतियों को पढ़ लेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं ब्रिटिश काल में लोक सिविल सेवाओं का विकास कैसे हुआ उनके बारे में जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, सन 1608 में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ। ये सभी को पता है, मैंने आपको जब मिडिवल हिस्ट्री पढ़ाई थी तब भी मैंने आपको बताया था सन 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और 1498 में कौन सा आए थे? पुर्तगाल आए थे। तो ये सब जो मैंने जानकारी आपको ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पूरी जानकारी दे दी थी। ठीक है दोस्तों, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्यों रिवीजन करा रहा हूँ? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के कॉर्नवालिस को दोस्तों लोक सिविल सेवाओं के जनक के रूप में जाना जाता है। अभी मैं आपको बताऊंगा, तो इसलिए मैं ये सब आपको बता रहा हूं। तो 1608 में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ, बिल्कुल हुआ, आपको पता है। सन 1772 में बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति हो गई और बंगाल पर अंग्रेजों का प्रत्यक्ष नियंत्रण हो गया। पहले तो द्वैध शासन था दोस्तों, 1772 में तो द्वैध शासन था उससे पहले, लेकिन जैसे ही 1772 आया तो उसमें द्वैध शासन समाप्त हो गया पश्चिम बंगाल में, यानी कि बंगाल वाला जो क्षेत्र था उसमें जो है द्वैध शासन समाप्त हो गया और बंगाल पे किसका कब्जा हो गया? अंग्रेजों का प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण हो गया। पहले अप्रत्यक्ष रूप से था, अब प्रत्यक्ष रूप से हो गया। पहले अप्रत्यक्ष रूप से कैसे था? क्योंकि दोस्तों जो बंगाल के वो थे ना नवाब, बंगाल के नवाब ही जो है वो जनता से कर वसूला करते थे। यानी कि जो वहां की जो जनता थी, वहां की जो प्रजा थी, उनको तो यही लगता था कि हमारे नवाब कौन है? बंगाल का जो नवाब है वो ही हमारे राजा है। लेकिन वो बंगाल का जो नवाब होता था वो किसके अधीन होता था? वो अंग्रेजों के अधीन होता था। वो प्रजा से कर लेके किसको देता था? अंग्रेजों को देता था। तो दो द्वैध शासन होती थी। लेकिन अब क्या होने लगा? अब अंग्रेजों का प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण होने लगा। अब वहां पे बंगाल का नवाब नहीं होगा, सीधे अंग्रेजों को कर देना होगा, अंग्रेज सीधे कर लेंगे प्रजा से। ठीक है दोस्तों, तो द्वैध शासन की समाप्ति हो गई और बंगाल पर अंग्रेजों का प्रत्यक्ष जो है वो नियंत्रण हो गया। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों? नियंत्रण तो कर लिया उन्होंने, लेकिन नियंत्रण तो कर लिया, नियंत्रण को बनाए कैसे रखेंगे? नियंत्रण विस्तारवाद और औपनिवेशिक हितों के लिए उनको किसी न किसी सैन्य व्यवस्था की, किसी न किसी पुलिस कर्मियों की तो आवश्यकता होगी, किसी न किसी सेना की तो आवश्यकता होगी। उसके लिए उन्होंने क्या किया दोस्तों? जो नियंत्रण विस्तारवाद और औपनिवेशिक
हेतु यानी राजस्व की पूर्ति हेतु सुदृढ़ प्रशासन की आवश्यकता थी। किसकी आवश्यकता थी? प्रशासन की, क्योंकि प्रशासन होगा तो एक सही क्रम में कार्य होता है। जैसे कि आप सभी को पता है, अगर हमारे देश में पुलिस है तो पुलिस का अलग कार्य है, हमारे देश में वित्त मंत्रालय तो उसका अलग कार्य है। तो सारे जब कार्यालय अलग होंगे तो उनका अलग अलग कार्य होगा और आपस में बटा हुआ होगा, तो कार्य जो है वो आसानी से और सरल तरीके से हमको मिलेंगे, हमारे सारे कार्य हो जाएंगे। तो यही होता है। ठीक है दोस्तों, सिविल सेवाओं का दोस्तों कंपनी के लोगों को व्यापार के साथ साथ प्रशासन की जिम्मेदारी दे दी गई। पहले जो कंपनी के लोग थे दोस्तों वो सिर्फ व्यापार करते थे। क्या करते थे? व्यापार करते थे। लेकिन अब उनको सिविल सेवाओं में भर्ती करके उनको प्रशासन की जिम्मेदारी दे दी। देखिए दोस्तों, जब कंपनी में जो व्यक्ति व्यापार कर रहा है वो ही उस प्रशासन को संभाले। जैसे मान लीजिए आप हैं, आपके पास किसी कंपनी, आप सरकारी जॉब करते हैं और एक आपका खुद का व्यापार है, तो आप अपने व्यापार पे जोर देंगे या कब सरकारी जॉब पे जॉब देंगे? आपको पता है सरकारी जॉब तो जानी नहीं है, तो आप अपने व्यापार पे ज्यादा ध्यान देंगे। तो क्या होगा? भ्रष्टाचार फैलेगा, कुशासन फैलेगा। तो क्या हुआ? यही हुआ दोस्तों, कंपनी के जो लोग थे वो अपने व्यापार पे ज्यादा ध्यान देने लगे और कंपनी के कामों पर कम ध्यान देने लगे। तो कंपनी को क्या हो गया? मुनाफा कम होने लगा और भ्रष्टाचार जो है वो अधिक फैलने लगा। ठीक है दोस्तों, कुशासन की भी हमको दो, कुप्रशासन सा जो था वो भी अधिक फैलने लगा। तो भ्रष्टाचार और कुप्रशासन जो है हमको देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, सन 1786 में दोस्तों भारत में कॉर्नवालिस आया। कौन आया? कॉर्नवालिस आया था। ठीक है दोस्तों, जब कॉर्नवालिस भारत में आएगा तो वो देखेगा जो कंपनी के लोग हैं वो कितना भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो वो उसके लिए पूर्णकालिक लोक सेवा का आरंभ करेगा। किसका करेगा? पूर्णकालिक लोक सेवा का आरंभ करेगा, प्रारंभ करेगा। ठीक है दोस्तों, जिसमें क्या होता है? नवाचार को बढ़ावा मिलता है। और सिविल सेवा का जनक किसको कहा जाता है? कॉर्नवालिस को कहा जाता है। इसी के कारण जो है सिविल सेवा का जनक हुआ था, जिसको आज हम किसके नाम से जानते हैं? यूपीएससी के नाम से जानते हैं, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इतना याद रखेंगे, सिविल सेवा का जनक किसको कहा जाता है? कॉर्नवालिस को कहा जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है, आपको याद रखना है। नवाचार में क्या क्या हुआ? वेतन में वृद्धि कर दी इसने, कॉर्नवालिस ने। निजी व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। जो कंपनी के लोग अपना स्वयं का व्यापार करते थे और कंपनी का प्रशासन भी संभालते थे, उनके जो निजी व्यापार था उस पर प्रतिबंध लगा दिया कॉर्नवालिस ने। और रिश्वत तथा उपहार जो लेते थे उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया। किसने? कॉर्नवालिस ने। तो कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये याद रखेंगे, एग्जाम में काफी पूछा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं सिविल सेवा का यूरोपीयकरण कैसे हुआ, उसके बारे में जानते हैं। क्योंकि दोस्तों सिविल सेवा का यूरोपीयकरण इसलिए हम कह रहे हैं, इसमें दोस्तों जो सिविल सेवा के लोग थे ना, तो उसमें सिर्फ कंपनियों को ही लोगों को भर्ती किया जाता था। भारतीयों को सिविल सेवा से दूर रखा गया, क्योंकि भारतीयों को कहा जाता है ये जो भारतीय है ना, ये सभी भारतीय भ्रष्ट होते हैं, ऐसा कहा जाता है। मतलब कहते थे ये कि ये जो सभी भारतीय हैं वो भ्रष्ट होते हैं। तो इसलिए जो भारतीयों को है वो सिविल सेवा से दूर रखा जाता था और कंपनी के लोगों को ही सिविल सेवा में भर्ती किया जाता था। ठीक है दोस्तों, कॉर्नवालिस संहिता राजस्व और न्याय मामलों को अलग किया करता था। जो कॉर्नवालिस कोड आया था उसके द्वारा राजस्व और न्यायिक जो मामले थे उनको अलग अलग कर दिया गया। तो ये आपको याद रखना है, बिल्कुल याद रखेंगे। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं हम 1800 में वेलेजली ने कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। किसकी स्थापना की? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। एग्जाम में पूछा जाता है फोर्ट विलियम कॉलेज जो है वो कहाँ है? कोलकाता में। इसकी स्थापना किसने की? वेलेजली ने की। कब की? 1800 में की। तो आप याद रखेंगे क्यों की थी इसकी स्थापना। तो इसकी स्थापना सिविल सेवकों के प्रशिक्षण हेतु की थी। क्यों की थी दोस्तों? सिविल सेवकों के प्रशिक्षण के लिए भी तो एक कॉलेज होना चाहिए। देखिए सिविल सेवा में तो चयन तो हो गया आपका, लेकिन उनकी शिक्षा कैसे होगी? तो इसके लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी वेलेजली ने। याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। उसके बाद 1806 में लंदन हेनरी में इंडिया कॉलेज की स्थापना की। देखिए इंडिया कॉलेज मतलब ये नहीं है कि भारतीय लोगों को भी इसमें अभी अनुमति मिल गई सिविल सेवा में। इंडिया कॉलेज के नाम से स्थापना की हुई है, क्योंकि वो जो सिविल सेवक होंगे वो भारतीय ही तो होंगे, भारत के लिए ही तो होंगे। तो इंडिया कॉलेज की स्थापना की है लंदन हेलेबरी यानी कि 1806 में। ठीक है दोस्तों, इसमें दोस्तों सिविल सेवकों को 2 वर्ष का जो है प्रशिक्षण दिया जाता था। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों 1833 का जो चार्टर अधिनियम आया उसकी धारा 87 के अनुसार। किसके दोस्तों? उसकी धारा 87 के अनुसार बिना किसी भेदभाव योग्यता के आधार पर सिविल सेवकों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगी परीक्षा का प्रावधान किया गया था। कब दोस्तों? जब 1833 का चार्टर अधिनियम आया, उसकी धारा 87 के अनुसार बिना किसी भेदभाव के योग्यता के आधार पर सिविल सेवकों की नियुक्ति हेतु
प्रतियोगी परीक्षा का प्रावधान किया गया था। क्या ये चार्टर अधिनियम जो है इसके अनुसार जो ये लाया गया है नियम, क्या ये सफल हुआ? नहीं, इसमें भारतीयों को नहीं प्रवेश दिया गया। ये लाया तो गया था लेकिन इसमें भारतीयों को प्रवेश नहीं दिया गया। भारतीयों को प्रवेश कब मिला सिविल सेवा में? तो भारतीयों को प्रवेश सन 1858 का जो चार्टर अधिनियम आया था उसके अनुसार मिला था। ठीक है दोस्तों। उसके बाद 1861 में अंग्रेजी माध्यम से ये जो सिविल सेवा की परीक्षा होती थी वो अंग्रेजी माध्यम में होती थी। किस में होती थी? अंग्रेजी माध्यम। और अंग्रेजी भी कौन सी? या तो ग्रीक और लैटिन, इन दो भाषाओं में अंग्रेजी माध्यम में जो सिविल सेवा की परीक्षा होती थी उस समय। ठीक है दोस्तों। उस समय की बात करें तो पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे जिसने सिविल सेवा की परीक्षा पास की थी? तो उस समय जो पास की थी 1863 में सत्येंद्र नाथ टैगोर ने। किसने दोस्तों? सत्येंद्र नाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर के भाई हैं सत्येंद्र नाथ टैगोर, इन्होंने ही पहली बार सिविल सेवा की परीक्षा पास की थी। तो पहले भारतीय ऐसे कौन है जिसने सिविल सेवा की परीक्षा पास की थी? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर है। ये आईसीएस में सफलता पाने वाले प्रथम भारतीय थे। आईसीएस यानी कि इंडियन सिविल सर्विस। क्या दोस्तों? इंडियन सिविल सर्विस में सफलता प्राप्त करने वाले ये पहले भारतीय थे। तो इनका नाम आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। पहले आईसीएस परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय कौन है? सत्येंद्र नाथ टैगोर है। ठीक है दोस्तों। किसके भाई हैं? रविंद्रनाथ टैगोर के ये भाई हैं। नेक्स्ट बात करते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 की। किसकी दोस्तों? भारत सरकार अधिनियम 1935 की। ये अधिनियम हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको पॉलिटी की क्लास देखनी पड़ेगी जो मैंने आपको कराई है। इससे दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 जो ये हमारा अधिनियम है, इससे लगभग भारतीय संविधान का आधे से ज्यादा जो हिस्सा है वो इससे लिया गया है, इस अधिनियम से लिया गया है। तो ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसी के अनुसार दोस्तों संघ लोक सेवा यानी कि जो आईसीएस थी पहले इंडियन सिविल सर्विस, उसको संघ लोक सेवा आयोग के रूप में बना दिया गया। ठीक है दोस्तों। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के रूप में बना दिया गया। और दो बनाए गए, एक तो सेंटर में होना चाहिए यानी केंद्र में होता है, और एक प्रांत में होता है यानी कि प्रांतीय लोक सेवा आयोग के बारे में भी बना दिया गया, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन। ये दो जो है हमारे आयोग बना दिए गए, एक तो संघ लोक सेवा आयोग बना दिया गया और प्रांतीय लोक सेवा आयोग बना दिया गया। ठीक है, याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। इस अधिनियम के द्वारा संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों 26 जनवरी 1950 को संविधान के भाग नंबर 14 के लेख नंबर 308 से लेकर 323 तक किसका जिक्र किया गया है दोस्तों? यूपीएससी का जिक्र किया गया है। किसका जिक्र किया गया है? यूपीएससी का जिक्र किया गया है। तो आप ये याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है यूपीएससी का जिक्र कहाँ किया गया, यानी संघ लोक सेवा आयोग का जिक्र संविधान के किस भाग में किया गया? संविधान के भाग 14 में किया गया। और जो लेख है यानी अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक इसका उल्लेख किया गया। ठीक है, तो याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, ये तो हमने बात कर ली जो ब्रिटिश कालीन सिविल सेवा यानी लोक सेवा जो थी उसके बारे में हमने जान लिया। अब मैं आपको बताता हूँ ब्रिटिश कालीन जो पुलिस प्रशासन है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने सिविल सेवाओं के बारे में जान लिया, आपको पता चल गया। अब बात करते हैं पुलिस प्रशासन के बारे में। ठीक है, औपनिवेशिक शासन को सुदृढ़ और लाभप्रद बनाने हेतु पुलिस व्यवस्था की आवश्यकता पड़ी। किसकी आवश्यकता क्यों पड़ी दोस्तों? पुलिस व्यवस्था की, क्योंकि औपनिवेशिक शासन को सुदृढ़ और लाभप्रद बनाने हेतु पुलिस व्यवस्था की आवश्यकता पड़ी। ठीक है दोस्तों, पुलिस व्यवस्था का जनक किसको कहा जाता है? तो पुलिस व्यवस्था का जनक भी कॉर्नवालिस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कॉर्नवालिस को कहा जाता है। सिविल सेवा का जनक किसको कहा जाता है? कॉर्नवालिस को कहा जाता है। और पुलिस व्यवस्था का जनक भी किसको कहा जाता है? तो कॉर्नवालिस को कहा जाता है। कॉर्नवालिस ने दोस्तों पुलिस अधीक्षक यानी कि जिसको हम एसपी कहते हैं, क्या कहते हैं? सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के नाम से जाने जाते हैं, उसको दोस्तों जिला पुलिस के जो प्रमुख होता है उसके रूप में बना दिया गया। किसको? पुलिस अधीक्षक को। ठीक है दोस्तों, और जिले में पुलिस चौकियों का निर्माण किया गया। और पुलिस चौकी का जो अध्यक्ष होता था, पुलिस चौकी का जो प्रमुख होता था, उसको दरोगा होता था। कौन होता था? दरोगा यानी कि इंस्पेक्टर होता था। तो याद रखेंगे पुलिस प्रशासन का जो जनक है वो किसको माना जाता है? कॉर्नवालिस को माना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों 1829 में। 1829 में विलियम बेंटिंग ने पुलिस अधीक्षक के पद को समाप्त कर दिया गया, यानी कि एसपी के पद को समाप्त कर दिया गया। और जिला दंडाधिकारी यानी कलेक्टर को पुलिस प्रमुख रूप के बनाया गया। किसको दोस्तों? कलेक्टर को पुलिस का जो प्रमुख है वो बना दिया गया। पुलिस अधीक्षक के पद को हटाकर कलेक्टर को पुलिस प्रमुख के रूप में बना दिया गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं हम 1814 में। 1814 में
कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने कंपनी की पुलिस नियुक्ति अधिकार छीन लिए गए। किससे दोस्तों? जो पुलिस के नियुक्ति के अधिकार किससे छीन लिए गए? जो गवर्नर था उससे छीन लिए गए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं विलियम बेंटिक की। विलियम बेंटिक ने दोस्तों कुछ संरचनात्मक सुधार किए थे पुलिस प्रशासन में। विलियम बेंटिक ने कुछ संरचनात्मक सुधार किए थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं 1902 में फ्रेजर कमीशन का जो कर्जन ने बनाया था। किसने दोस्तों? कर्जन के द्वारा फ्रेजर कमीशन बनाया गया, जिसमें दोस्तों गुप्तचर व्यवस्था को बनाया गया। किसको? गुप्तचर व्यवस्था को बनाया गया। गुप्तचर व्यवस्था में क्या होती थी दोस्तों? जैसे केंद्र में अभी वर्तमान में क्या है? सीबीआई है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, और प्रांतों में क्या होती है? सीआईडी होती है, यानी कि क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट होती है। केंद्र में सीबीआई होती है और प्रांत में सीआईडी होती है। ये किसने बनाई? कर्जन का जो फ्रेंजर कमीशन था उसके द्वारा ये सब बनाए गए थे। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों आप ब्रिटिश कालीन न्याय व्यवस्था के बारे में। किसके बारे में? ब्रिटिश कालीन न्याय व्यवस्था के बारे में। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों इसके पृष्ठभूमि के बारे में। जो ब्रिटिश कालीन न्याय व्यवस्था थी उसके सबसे पहले पृष्ठभूमि के बारे में जानेंगे। तो भारत की अस्पष्ट न्याय प्रणाली, पहले कोई इतनी स्पष्ट न्याय प्रणाली नहीं थी। क्यों दोस्तों? क्योंकि दोस्तों अंग्रेजों के लिए अलग न्याय होता था और भारतीयों के लिए अलग न्याय होता था। तो ये अलग अलग न्याय थे ना, इसलिए अस्पष्ट न्याय प्रणाली थी भारत में, देखने को मिलती है हमको। नेक्स्ट, विधि की समानता और विधि के शासन का अभाव था, यानी कि कानून का कोई शासन नहीं था। जो गवर्नर था उसके जो चेले चपाटे होते थे उनका ही शासन था, तो कानून का कोई शासन ना था और कानून की भी समानता नहीं थी, क्योंकि किसी का अलग शासन है, किसी के लिए अलग कानून है, ऐसा कानून बनाया गया था। अब तो क्या, अब तो भारत में आपको पता है विधि के समक्ष तो जो कानून है, विधि के समक्ष समता देखने को मिलती है, सभी का कानून बराबर होगा सभी पे, और विधि का शासन जो है वो लागू होता है भारत में। नेक्स्ट बात करते हैं औपनिवेशिक शासन संचालन की सुगमता के बारे में। किसके बारे में? औपनिवेशिक शासन जो संचालन की सुगमता के लिए भी जो कानून न्याय व्यवस्था की थी उसकी जरूरत थी। किसकी? न्याय व्यवस्था की जरूरत थी। एक दोस्तों 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। ये रेगुलेटिंग एक्ट काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इसी के द्वारा दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। किसकी? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। इसमें दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा आया जो किसके विरुद्ध था दोस्तों? बंगाली ब्राह्मण थे नंद कुमार, उनके विरुद्ध, और अंग्रेजी का जो शासन था उसके विरुद्ध इनका मुकदमा था। इसमें दोस्तों दूसरे न्यायालयों में भी टकराव हमको देखने को मिलता है और कलकत्ता तक ये मामला पहुंच जाता है। किसका दोस्तों? जो बंगाली ब्राह्मण था उसका नंद कुमार का जो मामला था वो कलकत्ता तक के मामले में पहुंच जाता है, और सहमति के बाद ये बाहर हो जाते हैं। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। एक बंगाली ब्राह्मण था जिसका नाम नंद कुमार था, और एक एलिजा एम्पे था, और उस समय जो गवर्नर था उसने दोस्तों एलिजा एम्पे जो उस समय कोर्ट का जो प्रमुख जस्टिस था, चीफ जस्टिस था, उससे कह के नंद कुमार, यानी कि ये बेकसूर था नंद कुमार, उसको इसने मृत्यु दंड की सजा सुनवा दी। किसने दोस्तों? उस समय जो गवर्नर था उसने। तो ये बात दोस्तों बड़े अधिकारियों के बीच पहुंची और उन्होंने एलिजा इम्पे को दोस्तों चीफ जस्टिस के पद से हटा दिया, और उस समय चैम्बर में लेमिस्टर था दोस्तों, चैम्बर था और हाइट थे, ये तीन अन्य जज थे। एक तो एलिजा इम्पे था और चैम्बर में लिपिस्टर और हाइडर, ये तीन जो है वो अन्य जज थे। तो ये चार जजों ने नंद कुमार को फांसी की सजा सुनाई थी, यानी मृत्यु दंड की सजा सुनाई थी। तो इसलिए ये न्याय व्यवस्था की आवश्यकता थी। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, ये जो न्याय होता था वो क्या होता था? उसको लिखित रिकॉर्ड के रूप में रखने की परंपरा जो है वो यहाँ से शुरू होती है। कहाँ से दोस्तों? रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा लिखित रिकॉर्ड रखने की परंपरा जो है वो शुरू होती है। ठीक है दोस्तों, और इनका जो है अंग्रेजी में अनुवाद किया जाता था। ठीक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कॉर्नवालिस संहिता, जिसको कॉर्नवालिस कोड के नाम से जाना जाता है, जो कि 1793 में आया था। इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, शक्ति के पृथक्करण पर आधारित था। किस पे दोस्तों? शक्ति के पृथक्करण पे आधारित था। कानून की सर्वोच्चता था ये इसमें दोस्तों। भारत में यूरोपीय न्याय की पद्धति को लागू किया गया। सरकारी अधिकारी दीवानी अदालतों को मिला दिया गया। ठीक है दोस्तों, सरकारी जो अधिकारी थे उनमें दीवानी अदालत में उनकी जो सुनवाई हो सकती थी, ये कॉर्नवालिस कोड के द्वारा हुआ था। ठीक है दोस्तों, क्राउन के अधीन सुधार क्या क्या हुए जो 1858 से लेकर 1947 तक थे, उनके बारे में बात कर लेते। तो क्राउन के अधीन जो सुधार हुए उसमें दोस्तों उच्च न्यायालय अधिनियम आया। कब आया? 1861 में आया। कब आया? 1861 में आया। इसके द्वारा बहुत सारे कोर्टों की स्थापना हुई, जैसे सदर न्यायालय को जो समाप्ति कर दी गई, और कलकत्ता कोर्ट की स्थापना की गई 1862 में। बॉम्बे हाई कोर्ट की स्थापना की गई 1862 में। मद्रास हाई कोर्ट की स्थापना की गई 1862 में, और इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना की गई 1866 में। तो आपसे ये पूछा जाएगा
कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई? 1862 में। और इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई? 1866 में की गई। ठीक है दोस्तों, तो आपको न्याय व्यवस्था समझ में आई? बिल्कुल आई। अब इनका मूल्यांकन कर लेते हैं और इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक को समाप्त करेंगे, बाकी मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, विधि का शासन स्थापित किया गया किसके द्वारा? कॉर्नवालिस का ज्यादा इसमें सहयोग माना जाता है, क्योंकि सिविल सेवा का जनक उसको माना जाता है। पुलिस प्रशासन का जनक उसको माना जाता है, और जो कॉर्नवालिस कोड लाया था उसके अनुसार इसको दोस्तों विधि शासन के लिए ज्यादा जिम्मेदार माना जाता है। शासकों के व्यक्तिगत एवं धार्मिक कानूनों की जगह संहिताबद्ध कानून लागू किए गए। जो पहले व्यक्तिगत जो कानून थे उनको, धार्मिक कानूनों को समाप्त कर संहिताबद्ध कानून लाए गए। ठीक है दोस्तों, यद्यपि यूरोपियों के मामलों को भी कानून के दायरे में ला दिया गया, किंतु फौजदारी मामलों में उनकी सुनवाई केवल अंग्रेजी न्यायाधीश ही कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं? अंग्रेजी न्यायाधीश ही कर सकते हैं। फौजदारी मामलों में, जो फौज के मामले होते हैं उनमें सिर्फ अंग्रेज न्यायाधीश जो है वो ही कर सकते हैं, जो कंपनी के कानून होंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं सरकारी अधिकारियों को अपने कार्यों के प्रति दीवानी न्यायालयों के सम्मुख जवाबदेह बना दिया गया। जो सरकारी अधिकारी होते थे उनको अपना जवाब देना पड़ेगा किसको? दीवानी न्यायालय को। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों न्याय व्यवस्था में अत्यधिक द्रोह आया, जटिल आई, खर्चीला बना दिया गया किसको? न्याय व्यवस्था को। धनवान एवं प्रभावशाली व्यक्ति इसका दुरुपयोग करने लगे। ऐसा मतलब क्यों है दोस्तों? ये तो दोस्तों आपको आज भी देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? जो न्याय व्यवस्था है, जो आपको, आपने देखा होगा किसी कार्य में आपको अगर न्याय लेना है, आपको कोई रिपोर्ट करानी है, तो आप है ना, कई सालों सालों बीत जाती है न्याय होने में। लेकिन न्याय मिलता है हम मानते हैं, लेकिन कई सालों बीत जाती है और वो न्याय प्रक्रिया इतनी बड़ी होती है और उसमें इतना खर्च होता है कि गरीब व्यक्ति जो है, एक गरीब व्यक्ति जो है वो अपना कभी न्याय पाने के बारे में सोच नहीं सकता। तभी आपने देखा होगा ऐसे बहुत से जो गरीब लोग हैं वो कभी पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ते। अगर उनके पास साथ कोई मारपीट कर देता तो वो तब भी सिर्फ समझौते के लिए ही राजी होते, वो पुलिस में नहीं जाना चाहते, क्योंकि न्याय प्रक्रिया जो है वो इतनी लंबी है, उसमें बहुत सारा खर्चा है। तो इसलिए जो है गरीब व्यक्ति जो है वो कभी भी अपने लिए, न्याय के लिए कम ही लोग लड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये पता होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अक्सर यूरोपीय न्यायाधीशों भारतीय परंपराओं एवं तौर तरीकों से परिचित नहीं होते थे, तो उसके कारण ये अपने जो तरीके थे, अपना जो न्याय था वो गलत देते थे। ठीक है दोस्तों, जो यूरोपियन न्यायाधीश होते थे उनको भारतीय परंपराओं के बारे में क्या पता, तो वो अपने न्याय के बारे में गलत कुछ टिप्पणियां कर दिया करते थे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए यही रखते हैं दोस्तों, बाकी मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। इससे आगे जो दो हमारे वो टॉपिक बचे उनको मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कर लें, क्योंकि इस क्लास की पीडीएफ और आने वाली सभी क्लासेजों की पीडीएफ आपको उसी ग्रुप पर मिलेगी, तो इसलिए टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कर लें। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन अवश्य बताएं। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।